आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट माइक्रोस्कोप की। तो आपके सामने जो माइक्रोस्कोप रखा हुआ है लाइट माइक्रोस्कोप है। इसमें हम लोग लाइट की हेल्प से हम लोग देखते हैं कि माइक्रोस्कोप में जो भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो सेल्स हो या फिर कोई बैक्टीरिया हो, तो इन सबको हम लोग लाइट की हेल्प से माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो इसमें जो है अलग अलग लेंसेज का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे जो लेंस लगे रहते हैं उनको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, यहाँ पे जो लेंस होते हैं उनको आईपीस लेंस बोलते हैं, फिर यहाँ पर एक लेंस लगा होता है उसको कंडेंसर लेंस बोलते हैं। तो इन सब लेंसों का क्या काम है, इनकी जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कैसे स्टेज को हम लोग ऊपर और नीचे मूव करा सकते हैं, तो इनका नाम क्या है, ठीक है, और ये कैसे काम कर रहा है, लाइट कैसे ट्रेवल करते हुए एक लेंस से हमारी आंखों तक आती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। और लास्ट के 5 मिनट में हम लोग अलग अलग टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप की बात करेंगे, जैसे कि फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो अभी हम लोग का मेन फोकस है कि लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में हम लोग डिटेल में बात करें। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। तो चलो हम लोग पहले हिस्ट्री समझ लेते हैं कि एक्चुअल माइक्रोस्कोप की खोज कहाँ से हुई, कैसे कैसे अलग अलग साइंटिस्ट लोग का इसमें कंट्रीब्यूशन है। 5 मिनट हिस्ट्री समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल समझेंगे डिटेल में। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोप क्या है। तो जेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन साइंटिस्ट ने सन 1590 में, मैं यहाँ डेट मेंशन कर देता हूँ, इन साइंटिस्ट ने सन 1590 में सबसे पहले फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। मतलब इसके पहले जो माइक्रोस्कोप होते थे वो सिंपल माइक्रोस्कोप होते थे, मतलब कि सिर्फ उसमें सिंगल लेंस का उपयोग किया जाता था। लेकिन जो 2 लेंस का उपयोग करके इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमने बोला। तो पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट जेनसन ने बनाया हुआ था सन 1590 में हमारे। फिर उसके बाद गैलीलियो गैलीली आए, इनने इस माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा इम्प्रूव किया। इन्होंने 1609 में इस माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा इम्प्रूव किया। तो भाई मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप, ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप जेनसन ने बनाया था सन 1590 में। फिर गैलीलियो गैलीली आए, उनने 1609 में इसको इम्प्रूव किया, थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट लेकर के आए और इन्होंने थोड़ा सा इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप बनाया। फिर इसके बाद रॉबर्ट हुक आए। रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन्होंने सेल की खोज करी। मतलब पहला जो हम लोग जो भी सेल्स पढ़ते हैं, चाहे ह्यूमन सेल्स हो चाहे वो एनिमल सेल हो, तो जो सेल का जो कॉन्सेप्ट आया था वो रॉबर्ट हुक ने लेके आए थे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने लगभग हमारे 1665 में इन्होंने 1665 में एक प्लांट सेल को देखा। इन्होंने सन 1665 में एक प्लांट सेल को देखा और उस प्लांट सेल को देख करके इन्होंने बोला कि इसका नाम सेल है। मतलब कि जो प्लांट सारे होते हैं वो सब सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की खोज करी। फिर देन हमारे एंटनी वन ल्यूवेन हुक आए। इन्होंने इन सभी ने माइक्रोस्कोप की हेल्प से ये सब चीजें करी है ना। रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप की हेल्प से प्लांट सेल की खोज करी इन्होंने, और सेल नाम इन्होंने ही दिया। फिर हमारे एंटनी वन ल्यूवेन हुक आए। इन्होंने सन 1674 में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम दिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि जिंदा रहते हैं और बहुत छोटे होते हैं। तो इन्होंने सन 1674 में चलते हुए माइक्रोस्कोप में ऑर्गेनिज्म देखे। इन्होंने एक तालाब के पानी लिया और तालाब के पानी को जब माइक्रोस्कोप में जब इन्होंने देखा तो उसमें इन्होंने चलते हुए कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म दिखाई दिए जो कि नॉर्मली आंखों से नहीं दिखाई दे रहे थे। और माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन्होंने देखा। तो इन अलग अलग साइंटिस्ट लोगों की हेल्प से इन्होंने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया और थोड़ा सा जो कि लगभग हमारा 200 से 400 गुना चीजों को बड़ा करके दिखा सकता था। फिर अभी जो हम लोग मॉडर्न माइक्रोस्कोप यूज करते हैं जिनमें बहुत सारी चीजें होती है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेंस यूज कर सकते हैं हम लोग, वो अभी लगभग हमारी 1800 से 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी तक वो सारे माइक्रोस्कोप जो है वो बनाए गए हमारे। फिर इनके बाद जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है हमारी 19वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी में बनना चालू हुए। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। तो 1931 की बात है। 1931 में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है
इसमें हम लोग अब वायरसेस को भी देख सकते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं, इसमें हम वायरस को नहीं देख सकते हैं, इसमें हम सेल्स को देख सकते हैं जो ह्यूमन सेल्स होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया फंगस को देख सकते हैं, लेकिन हम लोग वायरसेस को नहीं देख सकते हैं। तो सन 1931 में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज करेगी। अब हम लोग बहुत छोटे छोटे वायरसेस को भी देख सकते थे। तो हमने एक छोटी सी हिस्ट्री की बात करी कि कौन कौन से साइंटिस्ट लोगों का कंट्रीब्यूशन है हमारे माइक्रोस्कोप में। अब हम लोग माइक्रोस्कोप के पार्ट्स के बारे में बात कर लेंगे। तो हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में। तो माइक्रोस्कोप जो होते हैं उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। तो पहले हम इन पार्ट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं मैकेनिकल पार्ट्स, तो हम लोग मैकेनिकल पार्ट की अगर से बात करें, माइक्रोस्कोप में जो मैकेनिकल सारे पार्ट्स लगे हुए होते हैं, इन मैकेनिकल पार्ट्स में पहले तो हमारा आता है बेस। बेस मतलब होता है जो कि माइक्रोस्कोप का पूरा बेस है हमारा। यहाँ से लोग देख सकते हैं माइक्रोस्कोप का जो बेस है इसको बोलते हैं हम लोग बेस, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा पार्ट जो आता है आर्म, मतलब जो ये हमारा बना हुआ है जो कि हमारे आईपीस लेंस को कनेक्ट कर रहा है हमारे बेस से, इस पार्ट को हम लोग आर्म बोलते हैं। देन हमारे पास आती है बॉडी ट्यूब। तो इन जो पहले लेंस लगे हुए पहले जो माइक्रोस्कोप होते थे उसमें एक बॉडी ट्यूब नाम का एक पार्ट होता था जो कि हमारा आईपीस लेंस को और ऑब्जेक्टिव लेंस को कनेक्ट करता था। एक ट्यूब रहती थी लंबी सी। लेकिन अभी जो माइक्रोस्कोप होते हैं इनमें बॉडी ट्यूब की जहाँ यहाँ पे प्रिज्म लगा हुआ होता है, तो बॉडी ट्यूब पहले लगे हुए थे तो अब यहाँ पे प्रिज्म लगा हुआ आता है। तो अभी के जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनमें प्रिज्म वाला एक पार्ट होता है हमारा जो कि यहाँ पे लगा हुआ होता है, जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारे आईपीस लेंस तक लेकर के आता है। फिर हमारे पास होता है स्टेज। तो स्टेज जो हमारे पास होता है इसको बोलते हैं हम लोग स्टेज वाले एरिया। इस स्टेज वाले एरिया में ही हम लोग स्पेसिमेन को स्लाइड में रख करके इसमें स्टेज में हम लोग उसको रखते हैं, स्पेसिमेन जो हमारे पास होता है। फिर हमारे पास आता है कोरस एडजस्टमेंट नोब। कोरस एडजस्टमेंट नोब का मतलब होता है यहाँ पर एक नोब रहती है जिससे कि स्टेज हमारा मेन एडजस्टमेंट नोब से स्टेज हमारा मूव करता है हमारा, इसको बोलते हैं कोरस एडजस्टमेंट नोब हमारे पास। फिर होती है एक फाइन एडजस्टमेंट नोब। फाइन एडजस्टमेंट नोब का मतलब होता है कि जब हमको ऑब्जेक्ट को फाइन करना हो, साफ करके देखना हो, तो कोरस के साथ ही ऊपर तरफ फाइन एडजस्टमेंट नोब लगी हुई होती है, तो इसको हम लोग फाइन एडजस्टमेंट नोब बोलते हैं, ठीक है। सारे मैकेनिकल पार्ट हैं हमारे। फिर एक होती है रिवॉल्विंग नोज पीस। तो रिवॉल्विंग नोज पीस का मतलब हमारे पास होता है कि ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं रिवॉल्विंग नोज पीस। नोज पीस इसलिए बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे रिवॉल्विंग इसको क्योंकि घूमती है हमारी। अब इसी रिवॉल्विंग नोज पीस में हमारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए होते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ 5x है, फिर हमारे पास यहाँ 10x ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ है, फिर यहाँ पे हमारे पास 40x ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ है, फिर हमारे पास 100x ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ है। तो ये हमारे पास 4 टाइप के यहाँ पे एडजस्टमेंट हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए हैं जो कि हमारे नोज पीस से कनेक्ट रहते हैं। तो ये हमारा होता है कौन सा मैकेनिकल वाला सिस्टम जो कि हमारे माइक्रोस्कोप के अंदर लगा हुआ होता है। अब हम देखते हैं कि कौन से ऑप्टिकल वाले कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे पार्ट्स हैं। तो हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल पार्ट वाले हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्कोप के। तो ऑप्टिकल जो पार्ट हमारा होता है माइक्रोस्कोप का उसमें हमारे मेन पार्ट 5 पार्ट आते हैं हमारे। एक आती है आईपीस लेंस। आईपीस लेंस का मतलब होता है जो हमारे पास ऊपर जो ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए होते हैं, ऊपर जो लेंस लगे हुए होते हैं उनको हम लोग आईपीस लेंस बोलते हैं। यहाँ पे जो लेंस लगे हुए होते हैं उनको आईपीस लेंस बोला जाता है। आईपीस लेंस 2 तरह के हो सकते हैं। जो लेंस होते हैं इनमें पावर रहता है कि यार 5x जूम कर सकता है, 5x मैग्नीफाई कर सकता है, 10x मैग्नीफाई कर सकता है, या फिर 40x कर सकते हैं, कितना कर सकता है। तो आईपीस लेंस जो अधिकतर होते हैं वो 2 टाइप के आते हैं, एक आता है 5x और दूसरा आता है 10x। तो हमें यहाँ पे दोनों टाइप के लिख देते हैं। जो आईपीस लेंस जो आते हैं वो आते हैं 5x के हमारे पास पहला, और दूसरा हमारे पास आते हैं 10x के। और अधिकतर जो माइक्रोस्कोप में यूज किए जाते हैं कॉमनली वो 10x यूज किया जाता है। कॉमन जो हमारे पास सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो हमारे पास है 10x वाले। तो 10x मतलब कि जो आईपीस लेंस है इनमें भी मैग्निफिकेशन होता है जो कि 10 गुना बड़ा कर देता है चीजों को। तो सबसे पहले हमारा ऑप्टिकल पार्ट्स में हमारे आते हैं आईपीस लेंसेस। फिर हमारे पास आते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो होते हैं वो मेन हमारे पास 4 टाइप के होते हैं जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे पास होते हैं, पहला होता है 5x हमारे पास, फिर दूसरा होता है 10x, फिर हमारे पास होता है 40x और फिर हमारे पास होता है 100x। तो इस टाइप से 4 हमारे पास लेंस होते हैं हमारे पास जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस में लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस वाले पार्ट हो गए। यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप के लेंस लगे हुए हैं। फिर देन हमारे पास आता है कंडेंसर लेंस। अब कंडेंसर लेंस का काम है
माइक्रो जो आईपीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज को बड़ा करके दिखाते हैं ना, इमेज को मैग्नीफाई करने का काम करते हैं। वही जो कंडेंसर लेंस है ये ऑब्जेक्ट को बड़ा करने का काम नहीं करता है। कंडेंसर लेंस लाइट को कंडेंस करता है। लाइट को कैसे कंडेंस करता है, जैसे कि इसके नीचे बेस में जो हमारे पास जो है एक एलईडी बल्ब लगा हुआ है, वो कंडेंस करके हमारे पास जो है लाइट को कंडेंस करके हमारे माइक्रोस्कोप में भेज रहा है। मतलब लाइट जो है फैल के ना जाए, हमारे कंडेंस होकर के हमारे स्टेज तक पहुंचे हमारे। तो कंडेंसर लेंस का काम रहता है लाइट को फोकस करना। चलो मैं लिख देता हूँ, लाइट को फोकस करना हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर। फिर देन हमारे पास लाइट सोर्स आता है। तो लाइट सोर्स में पहले के टाइम पे क्या होता था कि एलईडी बल्ब नहीं आते थे, तो एक मिरर लगा हुआ होता था और उस मिरर की हेल्प से हम लोग दिन में क्या करते थे कि दिन में हम लोग सूर्य की रोशनी को उसमें मिरर से रिफ्लेक्ट करके स्टेज तक पहुंचाते थे। यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ था, क्योंकि उसमें जब धूप पड़ती थी तो धूप को रिफ्लेक्ट करके वो स्टेज तक पहुंचाता था। और या फिर साइड में हम लोग बल्ब या फिर जो भी रख करके उस मिरर से रिफ्लेक्ट करके लाइट को यूज करते थे। अभी जो माइक्रोस्कोप हमारे पास आते हैं उनमें ऑलरेडी एलईडी बल्ब नीचे लगा हुआ होता है और एलईडी बल्ब ही क्या करता है, लाइट निकालता है। वही लाइट ट्रेवल होते हुए हमारे पास ऊपर आती है। तो हमारे पास क्या है, लाइट सोर्स एक है जो कि एलईडी बल्ब में लगा हुआ है, वो ऑप्टिकल सिस्टम का पार्ट है हमारे। फिर हमारे पास होता है आइरिस डायफ्राम। तो आइरिस डायफ्राम का मतलब होता है कि स्टेज के जस्ट थोड़ा सा नीचे यहाँ पे एक डायफ्राम लगा हुआ होता है, जो कि ये बताता है कि स्टेज पे कितनी लाइट हमको भेजनी है। ठीक है, डायफ्राम क्लोज रहेगा तो बहुत कम लाइट हमारे स्टेज तक पहुंचेगी, डायफ्राम ओपन रहेगा तो ज्यादा लाइट पहुंचेगी। तो लाइट कितनी भेजनी है स्टेज तक, ये हमारा डायफ्राम डिसाइड करता है। तो डायफ्राम क्लोज और खुल सकता है, फिर बंद हो सकता है। डायफ्राम हमारे पास जो यहाँ पे होता है चालू और बंद हो सकता है। हमारा डायफ्राम डिसाइड करता है कि कितनी लाइट हमको स्पेसिमेन तक भेजनी है। तो ये 5 जो मेन पार्ट होते हैं ये ऑप्टिकल सिस्टम के पार्ट है हमारे माइक्रोस्कोप के। तो हमने समझ लिया कि मैकेनिकल सिस्टम क्या कहलाता है और हमने देख लिया ऑप्टिकल सिस्टम क्या कहलाता है। अब इस सारी चीजें मिल करके माइक्रोस्कोप को चलाने में हेल्प करती है। तो अब हम समझ लेते हैं माइक्रोस्कोप काम कैसे करता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो 2 चीजों पर आधारित है। पहला जो हमारा होता है उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, और दूसरा हमारा होता है रिजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि हम कितने गुना इमेज को बड़ा करके देख सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप का जो होता है वो 2 चीजों पर आधारित होता है। एक तो हमारे आईपीस लेंस का पावर कितना है, दूसरा हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस का पावर कितना है। इन दोनों पावर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको पता चलता है कि कितने गुना जो है इमेज जो है मैग्नीफाई होकर दिख रही है, कितने गुना हमको बड़ी दिख रही है इमेज। तो मैग्निफिकेशन इन दोनों की पावर को मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इसकी बात कर लेते हैं। तो जो मैग्निफिकेशन जो होता है वो 2 लेंस को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। एक हमारा होता है आईपीस लेंस और दूसरा हमारा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। जो आईपीस लेंस जो होता है अधिकतर हम लोग कॉमनली जो यूज करते हैं वो हम लोग कौन से यूज करते हैं, आईपीस लेंस हमारे 10x। तो हमेशा जो है अधिकतर 10x हम लोग आईपीस लेंस यूज करते हैं और ऑब्जेक्टिव लेंस डिफरेंट यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग 5x, 10x, 40x और 100x, इन 4 टाइप के हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करते हैं जो कि अभी हमारे माइक्रोस्कोप में लगे हुए हैं। अब जब हम लोग इन पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं आईपीस से, मतलब एक टाइम पे एक ही लेंस यहाँ पे हमारा काम करेगा। जैसे कि हमने अभी जो हमारे पास है, हमने 10x को फोकस किया हुआ है सैंपल पे, 10x लेंस यहाँ पे लगा हुआ है, फोकस है सैंपल पे और 10x यहाँ ऊपर है हमारे पास। तो जो इमेज जो बनेगी इस स्पेसिमेन की माइक्रोस्कोप के, वो इस लेंस के कारण 10 गुना बड़ी बनेगी और इस लेंस के कारण 10 गुना और बड़ी बनेगी। तो 10 गुना और 10 गुना हमारी 100 गुना इमेज बड़ी दिखाई देगी हमको, क्योंकि यहाँ पे 10x लगा हुआ और यहाँ पे 10x लगा हुआ है। तो जब हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस 10x यूज करेंगे हम लोग और वो मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 10x आईपीस लेंस से, तो हमको इमेज जो है वो 100 गुना बड़ी दिखेगी, हमको 100 टाइम्स बड़ी दिखाई देगी। वैसे ही जब हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस, नीचे वाले ऑब्जेक्टिव लेंस 5x यूज करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमको 50 गुना बड़ा दिखाई देगा। देन हम लोग अगर से 40x यूज करते हैं, देन हम लोग 40x यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। हमारे पास हमेशा जो है 10x हमारे पास क्या रहेगा, आईपीस लेंस रहेगा हमारे पास। आईपीस लेंस हमारे पास हमेशा 10x ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आईपीस लेंस हमारे पास 10x रहता है। नीचे वाले लेंस हम लोग चेंज कर सकते हैं।
तो अगर 40x ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करते हैं तो 400 गुना हम इमेज को बड़ा करके देख सकते हैं, और 100x ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करते हैं तो हम लोग 1000 गुना इमेज को बड़ा करके देख सकते हैं। तो हम लोग अलग अलग लेंसेस का, अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज करके हम लोग इस इमेज को बड़ा करके देख सकते हैं अलग अलग साइज में। अब इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि जब हम लोग को अलग अलग स्पेसिमेन के हिसाब से हम लोग को लेंसेस चेंज करने पड़ते हैं। जैसे कि जब हम लोग को यूरिन को देखना है अगर से, तो जनरली यूरिन देखने के लिए हम लोग 40x ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज करते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस हमारा 40x रहेगा। लेकिन अगर यूरिन देखने के पहले उसको स्कैन करना पड़ता है कि जो भी हमने सैंपल की स्लाइड बनाई हुई है उस स्लाइड में जो भी मटेरियल है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं पूरी स्लाइड में। तो सैंपल के मटेरियल के डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए हम लोग यहाँ पे 10x का यूज करते हैं, मतलब इमेज को पहले 100 गुना बड़ा करके देखते हैं, फिर हम लोग उसको 400 गुना बड़ा करके फाइनल हम लोग उसमें निकालते हैं इमेज को, कि फाइनल रिजल्ट देते हैं हम लोग। कई ऐसे ऑब्जेक्ट रहते हैं जैसे कि हम लोग अगर से कास्ट की बात करें, अगर से जो यूरिन में हमको दिखाई देते हैं, ठीक है, कास्ट की, क्रिस्टल्स की बात करें तो इनको हम लोग 10x ऑब्जेक्टिव लेंस में देखते हैं। वहीं जब 40x की बात करें तो हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बैक्टीरिया देखने हो अगर से यूरिन में, तो फिर हम लोग 40x ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेंस अलग अलग यूज करने का एक मतलब है। वही जब हम लोग हेमेटोलॉजी की अगर से बात करते हैं तो हेमेटोलॉजी में जब हम लोग सेल्स देखते हैं, अगर से मलेरिया पैरासाइट अगर से देखते हैं हम लोग पैरासाइटोलॉजी में, तो वहां पर जो है हम लोग 100x हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करते हैं। तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेंस अलग अलग हम लोग अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं हमारे पैथोलॉजी लैब में। तो हमने बात करी कि कैसे जो है मैग्निफिकेशन इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है, मतलब वर्किंग प्रिंसिपल। इसका मैग्निफिकेशन एक मेन प्रिंसिपल आता है कि कितने गुना हम इमेज को बड़ा करके देख पा रहे हैं। दूसरा हमारा मेन प्रिंसिपल है रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि हम लोग दो बिंदुओं के बीच डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जब हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो दो चीजें जो हमको बहुत पास पास दिखाई दे रही है उनको हम लोग एक दूसरे से अलग देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, वो हमारा रेजोल्यूशन कहलाता है। जैसे कि एक ये बिंदु है हमारे पास और दूसरा बिंदु है। अब इन दोनों को अगर से हम लोग बहुत दूर से देखेंगे तो हम लोग को हो सकता है कि ये दोनों बिंदु हम लोग को पास में ही दिखाई दे। मैं एक यहाँ बना रहा हूँ, एक यहाँ बना रहा हूँ, तो अगर से हम इन दोनों के बीच का गैप देख पा रहे हैं, अगर से दूर से देखेंगे तो हमको इन दोनों के बीच का गैप नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमारा जो रेजोल्यूशन है वो कम हो गया दूर से देखने में। पास से आकर देखेंगे तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का हमको गैप भी दिखाई देगा, तो वो रेजोल्यूशन कहलाता है। जब हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो इसमें रेजोल्यूशन मेन इफेक्ट करता है कि हम लोग किसी भी इमेज को हम लोग 1000 गुना तक ही बड़ा करके क्यों देख पा रहे हैं। 1000 गुना से हम लोग उसको 10,000 गुना बड़ा करके क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि रेजोल्यूशन वहां पे बहुत ज्यादा कम हो जाता है, हमको इमेज ब्लर दिखाई देगी। मतलब हम लोग दो चीजों के आपस में बीच के हम लोग डिफरेंस नहीं पता कर पाएंगे। तो रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि शार्पनेस कितनी ज्यादा है ऑब्जेक्ट में, जो भी हम देख रहे हैं शार्पनेस कितनी ज्यादा है, वहां पे जो फीचर्स हमको दिखाई दे रहे हैं चीजों के वो कितने साफ दिखाई दे रहे हैं। तो दो चीजों से मिलकर के हमारा जो है वर्किंग प्रिंसिपल मेन जो हमारा माइक्रोस्कोप का तैयार होता है, एक मैग्निफिकेशन कितने गुना बड़ा हो सकता है और रेजोल्यूशन, मतलब जो भी हम माइक्रोस्कोप पे देख रहे हैं वो कितना शार्प हमको दिखाई दे रहा है, उसको हम कितना क्लियर देख पा रहे हैं। दो चीज जो हमको दिख रही है माइक्रोस्कोप, दो बिंदु जो दिख रहे हैं उनको हम लोग अलग अलग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं देख करके। तो इन दो चीजों पे हमारा जो है मेन प्रिंसिपल जो हमारा काम करता है। एक होता है न्यूमेरिकल अपर्चर, इसी में जो है हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल में भी उसको पढ़ सकते हैं। न्यूमेरिकल अपर्चर को मैं लिख देता हूँ उसको। तो न्यूमेरिकल अपर्चर का मतलब होता है कि लेंस में जो हमारी लाइट जो जा रही है, ठीक है, वो कितने एंगल से जा रही है। जितने ज्यादा लाइट अगर हमारे लेंस के अंदर एंटर करेगी हमको इमेज उतनी ज्यादा साफ दिखाई देगी, ठीक है। तो लाइट का एंगल, मतलब अगर से लाइट का एंगल जितना ज्यादा रहेगा उतनी ज्यादा लाइट होगी। अगर से लाइट जो है एक सोर्स से, मतलब ये हमारे पास एक सोर्स है, मतलब पेन हमारे पास एक सोर्स है, मैं अच्छा इमेज बना करके देख सकते हैं ना हम लोग उसकी। मान लेते हैं इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, मेरे ख्याल से तो हो गया होगा सब लोगों का। न्यूमेरिकल अपर्चर को हम लोग थोड़ा सा एक इस पॉइंट से समझ सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक स्पेसिमेन रखा हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास एक लाइट सोर्स है जिससे लाइट हमारी आ रही है स्पेसिमेन के ऊपर। अब स्पेसिमेन से लाइट निकल करके जाती है हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस पे। यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ है, जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे पास है। तो जब लाइट निकलती है और ऑब्जेक्टिव लेंस में जाती है तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव लेंस में जाती है लाइट हमारी, 3-4 एंगल बना करके जाती है। तो जितनी ज्यादा लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस में जाएगी उतनी शार्प हमको इमेज दिखाई देगी, उतनी क्लियर दिखाई देगी।
वहीं जैसे जैसे हम लोग मैग्नीफिकेशन बढ़ाते जाते हैं, जैसे कि जब हम लोग 100 टाइम्स जब मैग्नीफिकेशन बढ़ाते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के माध्यम से, तो लेंस का साइज हमारा जो है वो और छोटा हो जाता है, बहुत छोटा लेंस हो जाता है हमारा। तो इस पर जो है लाइट जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है हमारी। तो जो लाइट का जो एंगल है वो कम हो जाता है, लाइट कम जा पाती है हमारे अंदर, मतलब कि लेंस के अंदर। तो फिर हमारा क्या होता है, वहाँ पे न्यूमेरिकल अपर्चर जो हमारा है वो कम हो जाता है, और जितना कम हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर होगा हमको उतनी इमेज जो है हमको डिम दिखाई देगी, उतनी हमको धुंधली इमेज दिखाई देगी। तो न्यूमेरिकल अपर्चर ये देखता है कि लाइट का एंगल कितना है, कितनी ज्यादा लाइट हमारे लेंस के अंदर जा पा रही है। भाई 10x या फिर 40x की बात करें तो उनके लेंस का साइज बड़ा होगा, तो वहाँ पर ज्यादा लाइट जो है हमारे स्पेसिमेन से होकर के माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस तक जाएगी, और हमको जो है इमेज उतनी ज्यादा साफ दिखाई देगी। तो न्यूमेरिकल अपर्चर को हम समझ सकते हैं एक ऐसे एंगल की हम लोग बात करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर जा पा रही है। ठीक है, तो इन 3 चीजों पर मेन जो हमारे पास है वर्किंग प्रिंसिपल हमारे माइक्रोस्कोप का जो है वो काम करता है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप के प्रिंसिपल के साथ एक और पॉइंट हमको देखना जरूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑयल इमर्शन प्रिंसिपल। ऑयल इमर्शन प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जब भी हम लोग 100x ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज करते हैं अपनी लैब में, जब भी हम लोग 100x ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज करते हैं तो उसके साथ हमको ऑयल इमर्शन यूज करना पड़ता है। ऑयल इमर्शन क्या होता है, ऑयल इमर्शन क्या करता है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले न्यूमेरिकल अपर्चर की बात करी थी, जो एंगल बनता है लाइट का, उसको जो है हमारे एंगल को प्रॉपर हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव लेंस में फोकस करता है। मतलब कि जो हमारी लाइट होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके से ट्रेवल करती है, मतलब उसका जो एंगल जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि एयर में जो है लाइट का जो लगभग रिफ्लेक्शन जो है वो 1.00 कुछ है। देन हम लोग की अगर बात करें कि ऑयल के मीडियम में या फिर ग्लास में, इनमें जो हमको जो है एंगल जो है लाइट का वो चेंज दिखाई देता है। जैसे कि जब हम लोग एक पेंसिल को पानी के अंदर डिप करते हैं तो पानी के अंदर और बाहर की पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है हमको। हम लोग 10th क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा इसका सब लोगों ने, कि जब हम लोग पानी के अंदर किसी पेंसिल को डालते हैं तो हमको पेंसिल हल्की सी मुड़ी हुई दिखाई देती है, क्योंकि जो है लाइट का जो रिफ्लेक्शन जो है पानी में अलग है और एयर में अलग है। तो पानी हम थोड़ी सी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, थोड़ी सी मोड़ देती है लाइट को, जिसके कारण जो है हमको पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। एक्चुअली पेंसिल मुड़ी नहीं है, वो लाइट जो है वो मुड़ चुकी है पानी के अंदर हमारी, तो लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो चुकी है। तो वैसी जो है जब हमारी लाइट जो है यहाँ ग्लास से ट्रेवल करते हुए आती है, मतलब नीचे हमारा जब हम लोगों ने जैसे बात करी कि कंडेंसर लेंस से लाइट हमारे पास आ रही है और हमारे पास ग्लास के अंदर जब जाती है लाइट हमारी, तो ग्लास से जब लाइट निकलती है तो थोड़ी सी मुड़ी हुई लाइट निकलती है हमारी। तो वो ऑब्जेक्टिव लेंस में जब हमारी जाती है तो प्रॉपर उसका उस एंगल से नहीं जा पाती जिस एंगल से उसको जाना चाहिए। हम लोग अगर 100x की बात करें तो अगर से हम लोग यहाँ पर ऑयल यूज कर दें, अगर से हम लोग ऑयल यूज करें तो हमारे पास जो ग्लास का जो हमारे पास रिफ्रैक्शन है लाइट का, और जो हमारे पास ऑयल का जो रिफ्रैक्शन है लाइट का, ठीक है, वो लगभग हमारा सेम होता है रिफ्लेक्शन। तो जितनी लाइट ग्लास के जरिए मुड़ी थी उतनी लाइट जो है ऑयल के जरिए वापस से हमारे पास लेंस में उसकी जो है एंगल उसका बन जाता है। तो उसके कारण जो है हमको इमेज जो है 100x में अच्छी और शार्प दिखाई देती है। अगर हम लोग ऑयल इमर्शन का यूज ना करें तो हमको इमेज जो है उतनी शार्प नहीं दिखाई देगी, उतनी क्लियर हमको नहीं दिखाई देगी इमेज, क्योंकि जो है वहां से लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर चुकी है और बहुत कम ही लाइट हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस तक हमारे पहुंच पाएगी। तो इसलिए हमारे जब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल को माइक्रोस्कोप के, तो हमको ऑयल इमर्शन के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि 100x लेंस जब भी हम यूज करते हैं तो वहाँ पे हम लोग ऑयल इमर्शन के यूज करते हैं। ऑयल इमर्शन एक ऑयल होता है जो कि हम लोग स्लाइड के ऊपर डालते हैं। मान लो हमारे पास एक स्लाइड है, अब इस स्लाइड में हमारे पास एक स्पेसिमेन है, मान लो हमको ब्लड की सेल्स देखनी है, तो हम लोगों ने स्मीयर बना करके ब्लड की सेल्स को उसमें हम देखा, तो पहले हम लोग उसमें एक ड्रॉप ऑयल इमर्शन यूज करेंगे और एक ड्रॉप ऑयल इमर्शन वाली स्लाइड से ही हम लोग उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, जिससे कि हमको सेल्स प्रॉपर क्लियर और साफ दिखाई देंगी। अगर ऑयल का यूज नहीं करेंगे तो हमको सेल जो है साफ और अच्छी नहीं दिखाई देंगी हमको। तो इसलिए हमको ऑयल इमर्शन का यूज करना जरूरी है लाइट के रिफ्लेक्शन को कम करने के लिए हमारे पास। तो हमारे पास प्रिंसिपल पढ़े, 2 चीज़ हमने देख ली, एक मैग्नीफिकेशन रेजोल्यूशन, एक न्यूमेरिकल अपर्चर हमने देख लिया, और एक ऑयल इमर्शन के प्रिंसिपल को भी हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं अपनी लैब में माइक्रोस्कोप का यूज कहाँ कहाँ पे हम लोग करते हैं। तो माइक्रोस्कोप का यूज हम लोग अलग अलग लैब्स में करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग हेमेटोलॉजी की बात करें, हेमेटोलॉजी में जब हम लोग अलग अलग सेल्स को देखते हैं, जैसे कि अगर हम लोग जब माइक्रोस्कोप में हमको देखना हो आरबीसी को, जो माइक्रोस्कोप में आरबीसी की साइज देखनी हो, या फिर आरबीसी की अगर हमको शेप देखनी हो, किस शेप की आरबीसी है, कहीं सिकल सेल आरबीसी तो नहीं है, तो सिकल सेल आरबीसी देखनी हो, साइज देखनी हो आरबीसी कितनी है, माइक्रोसाइटिक है या फिर मैक्रोसाइटिक आरबीसी है या फिर नॉर्मोसाइटिक आरबीसी है,
सेल की साइज शेप देखनी हो आरबीसी को की, तो हम लोग वहाँ पे माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं अपनी पैथोलॉजी लैब में। वहीं जब हम लोग को अगर से हेमेटोलॉजी में डब्ल्यूबीसी देखनी हो हमको कि कौन सी डब्ल्यूबीसी है, या फिर प्लेटलेट्स हमको देखनी हो, तो इन सब सेल्स को जब हम हेमेटोलॉजी में देखते हैं अपनी लैब में, तो हमको यहाँ पे माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। वहीं जब हम लोग बात करें अगर से माइक्रोबायोलॉजी की, तो माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखते हैं कि अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको देखने रहते हैं। जैसे कि हम लोग अगर से माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग को बैक्टीरिया देखने रहते हैं। जब बैक्टीरिया देखने की बात आती है तो हम पास मेन दो स्टेनिंग की बात आती है, क्या आती है ग्राम स्टेनिंग की और दूसरी आती है एएफबी स्टेनिंग की। तो ग्राम स्टेनिंग और एएफबी स्टेनिंग इसकी पहली वाली हम लोगों ने 2 क्लास में पढ़ा हुआ है दोनों के बारे में। जब हम लोग ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो ग्राम स्टेनिंग में हमको 2 टाइप के बैक्टीरिया दिखाई देते हैं। एक दिखाई देते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरे दिखाई देते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो वो भी हम लोग माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखते हैं। फिर हम लोग एएफबी स्टेनिंग करते हैं, एसिड फास्ट बेसिलस स्टेनिंग, उसमें भी हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग को माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। अगर हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में ही अगर पैरासाइटोलॉजी में से मलेरिया पैरासाइट को हमको देखना होगा से, मलेरिया पैरासाइट को देखना हो तो उसके लिए भी हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो ये माइक्रोस्कोप के कुछ यूजेस हैं जो कि हमको जरूरत पड़ती है हेमेटोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में। वहीं अगर से हम लोग बात करें अगर से क्लिनिकल पैथोलॉजी में, तो हम लोग यूरिन देखते हैं। यूरिन में हम लोग डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, क्रिस्टल, कास्ट, बैक्टीरिया, ये सब चीज़ें देखते हैं यूरिन में। ठीक है, फिर हम लोग स्टूल एग्जामिनेशन की बात करें अगर से, तो स्टूल में हम लोग पैरासाइट वगैरह देखने के लिए स्टूल की नॉर्मल स्टूल है कि नहीं है, स्टूल में आरबीसी या फिर पस सेल्स वगैरह देखने के लिए। फिर फ्लूइड्स को अगर माइक्रोस्कोप में हम लोग देखना चाहें अगर से, सीमेन एनालिसिस जब करते हैं तो स्पर्म को काउंट करने के लिए, फिर स्पर्म को हम लोग को मार्फोलॉजी चेक करने के लिए, तो इन सभी चीज़ों में हम लोग का जो है माइक्रोस्कोप पैथोलॉजी लैब में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो एक बेसिक हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो कि माइक्रोबायोलॉजी, हम लोग के माइक्रोबायोलॉजी लैब हो, चाहे वो हेमेटोलॉजी लैब हो, चाहे क्लिनिकल पैथोलॉजी की लैब हो, तो वहाँ पे हमारा बेसिक एक इंस्ट्रूमेंट है हमारा माइक्रोस्कोप, जो कि सभी लैबों में यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई हमारी माइक्रोस्कोप की। अब थोड़ा सा कुछ हम लोग टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में बात कर लेते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, बस हम लोग बेसिक समझेंगे किस टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं अपनी क्लासेस में। तो जब माइक्रोस्कोप के टाइप्स की हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हमारा जो हमारे पास सामने माइक्रोस्कोप जो रखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। जो हम लोग नॉर्मल माइक्रोस्कोप जो अपनी लैब में यूज करते हैं, इस माइक्रोस्कोप का टाइप है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी इसमें फील्ड दिखाई देती है ऑब्जेक्ट के अलावा, वो हमको ब्राइट मतलब कि हमको यहाँ पे वाइट कलर की दिखाई देती है, लाइट उसमें दिखाई देती है हमको, मतलब पूरी फील्ड जो है वो हमको चमकती हुई दिखाई देती है। और ऑब्जेक्ट जो है हमको, जो भी ऑब्जेक्ट हमारा हो, वो हमको यहाँ पे ब्राइट फील्ड के साथ दिखाई देता है। तो हम लोग उसको बोलते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप लैब में यूज किया जाता है सब ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के माइक्रोस्कोप ही होते हैं। तो एक मोस्ट कॉमन माइक्रोस्कोप है जो कि लैब में यूज किया जाता है। दूसरा हमारा होता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का मतलब होता है कि अब जो इसमें फील्ड दिखाई दे रही है, ठीक है, वो फील्ड जो है हमारी डार्क है, मतलब उसमें जो है ऑब्जेक्ट जो हमको देखना है। मान लेते हैं कि जब हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में स्पाइरल शेप के कुछ बैक्टीरिया को देखने के लिए, जैसे ट्रेपनोमा पैलेडियम, इनको देखने के लिए जब हम लोग यूज करते हैं माइक्रोस्कोप का, तो वहाँ पे हमको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, क्योंकि जो स्पाइरल शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको स्टैन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हम लोग बैकग्राउंड को जो है डार्क कर देते हैं, चाहे स्टैन करके करें, नेगेटिव स्टैनिंग करके करें, फिर हम लोग डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का यूज करें। तो वहाँ पे जो हमको बैक्टीरिया जो है स्पाइरल शेप के, वो हमको यहाँ पे अलग से चमकते हुए दिखाई देते हैं, और पूरी जो फील्ड है वो हमको ब्लैक कलर की दिखाई देती है, डार्क दिखाई देती है। तो इसकी क्या है कि इसमें फील्ड जो पूरी है, जो हमारे पास जो माइक्रोस्कोप में जो दिख रही है, फील्ड पूरी हमको डार्क कलर की दिखाई देती है। डार्क कलर की फील्ड दिखाई देती है, इसलिए हम उसको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है, अब जो तीसरा हमारे पास माइक्रोस्कोप का जो टाइप आता है, वो हमारे पास आता है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप।
तो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में क्या होता है, जैसे जब हम लोग ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, वो इसमें जब हम लोग बैक्टीरिया देखने की अगर से बात करें, तो जब ग्राम स्टेनिंग कर रहे हैं, चाहे हम AFB स्टेनिंग करें, तो इसमें हमको क्या करना पड़ता है, बैक्टीरिया को पहले तो हमको एयर ड्राई करना पड़ता है, उसके स्मीयर को फिक्स करना पड़ता है, किल करना पड़ता है मैंने हमको बैक्टीरिया को, और किल करके फिर हम उसको कलर करके माइक्रोस्कोप पे देखते हैं। तो जहां हम लोग ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप की बात करें या फिर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप की बात करें, तो अधिकतर केस में 90-95% केस में हम बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, मार देते हैं बैक्टीरिया को, और फिर माइक्रोस्कोप में उसको कलर करके देखते हैं। लेकिन फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में हमको बैक्टीरिया को मारने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमको बैक्टीरिया जिंदा दिखाई देता है इसमें, और वो जिंदा के साथ साथ अगर बैक्टीरिया चल सकता है, मान लो मूव कर सकता है, उसके अंदर अगर से फ्लैजेलास पाए जा रहे हैं, तो चलता हुआ बैक्टीरिया भी हमको दिखाई दे सकता है। तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमको देखना है घर से, तो इसका मेन फायदा यह है कि इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिख देते हैं इसमें। अगर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना है तो हम लोग फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग और भी कुछ एडिशनल चीजें लगी हुई होती हैं माइक्रोस्कोप के साथ में, जिसके कारण यहाँ पे हम जो है एक अलग तरीके से हमको जो है सेल दिखाई देती है, फिर जो ऑर्गेनिज्म है वो हमको दिखाई देते हैं, और हमको यहाँ पे उनको मारने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही उनको कलर करने की जरूरत पड़ती है, वो जिंदा ही और हमको यहाँ पे नॉर्मल ही दिखाई दे जाते हैं इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से। अब हमारे पास जो चौथा माइक्रोस्कोप आता है उसको फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप बोलते हैं। अब फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप जो होता है, इसका फायदा ये होता है कि इसमें जो है हम ऑब्जेक्ट को फ्लोरोसेंट डाई से कलर करते हैं। मतलब फ्लोरोसेंट की डाई आती है जो कि हमारी जो है थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जिसके कारण जो भी हम ऑब्जेक्ट को स्टैन कर रहे हैं वो हमको चमकता हुआ दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फ्लोरोसेंट डाई का उपयोग करते हैं। फ्लोरोसेंट डाई का उपयोग करके और हम लोग ऑब्जेक्ट को स्टैन करते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट को हम लोग यूवी लाइट में देखते हैं। जब यूवी लाइट में देखते हैं तो फिर वो जो है ऑब्जेक्ट जो है हमको ग्लो करता हुआ दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के अलावा भी और माइक्रोस्कोप के टाइप हैं जो कि हम लोग यहाँ पे अपने लैब में यूज कर सकते हैं अलग अलग पर्पस के हिसाब से। ठीक है, अब इन सब माइक्रोस्कोप के अलावा भी और माइक्रोस्कोप होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे कि एक लाइट माइक्रोस्कोप, ये सारे जो मॉडिफिकेशन है माइक्रोस्कोप के, ये सारे लाइट माइक्रोस्कोप के ही मॉडिफिकेशन है। कहीं हम लोगों ने डार्क कर दिया बैकग्राउंड को, कहीं हम लोगों ने फेस कॉन्ट्रास्ट बना दिया उसी माइक्रोस्कोप को, कहीं हम लोग फ्लोरोसेंट डाई यूज कर ली, थोड़ा सा माइक्रोस्कोप को मॉडिफाई कर दिया। तो क्या है कि ये सब जो माइक्रोस्कोप के टाइप है हमारे चारों, ये चारों जो टाइप है वो लाइट माइक्रोस्कोप के ही टाइप है हमारे। लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप की एक लिमिट है। लिमिट मतलब ऐसे कि बहुत ज्यादा छोटी चीजों को लाइट माइक्रोस्कोप में हम लोग नहीं देख सकते हैं, क्योंकि लाइट की एक वेवलेंथ की भी एक लिमिट है ना। जैसे कि जो ब्लू कलर की लाइट है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 340 हमारी नैनोमीटर होती है। लेकिन जो हमारे जो पैरासाइट, जो हमारे पास वायरसेस जो होते हैं वो नैनोमीटर में और ज्यादा छोटे होते हैं। लाइट की वेवलेंथ से भी कभी कभी छोटे वायरसेस कुछ होते हैं। और अगर लाइट की वेवलेंथ से छोटी चीज हमको देखनी है तो लाइट के माध्यम से तो उसको हम देख नहीं सकते हैं। तो लाइट की वेवलेंथ से छोटी अगर कोई चीज दिखनी है तो फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। वहां पे इलेक्ट्रॉन का यूज करके हम लोग, इलेक्ट्रॉन गन होती है, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन की हम लोग एक प्रकार से बौछार करते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट करते हैं। और एक हम लोग एक ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग एक मशीन लगाते हैं, जिससे कि लाइट को हम लोग या फिर इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास गए हुए हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उनको हम लोग डिटेक्ट कर सके। तो एक डिटेक्टर लगा करके हम लोग इलेक्ट्रॉन के रिफ्लेक्शन को, कितने इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन उस ऑब्जेक्ट से पास कर जा रहे हैं, तो उस सब चीजों से हम लोग एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का काम होता है। वहां पे हम लोग छोटे छोटे वायरसेस को भी देख सकते हैं, जो कि हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप में देखना जिनको पॉसिबल नहीं है। तो वो एक और टाइप है, लेकिन वो लाइट माइक्रोस्कोप से अलग चीज है। उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का यूज कर सकते हैं। अब लाइट माइक्रोस्कोप में क्या कर सकते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट को ऊपर से देख सकते हैं, है ना, कि ऊपर उसकी बाहरी एनवायरनमेंट कैसा है। लेकिन वहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इंटरनल ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उस चीज से पास कर जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो हम लोग जो भी ऑर्गेनिज्म हम लोग देख रहे हैं उसके इंटरनल
स्ट्रक्चर्स को भी देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करके, और उसकी एक 3D इमेज भी बनाई जा सकती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के यूज करके, जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट को देखना चाहें। तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है और लाइट फील्ड माइक्रोस्कोप है। तो बेसिक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी माइक्रोस्कोप के बारे में। अब हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि माइक्रोस्कोप में जो है वो आरबीसीज कैसे दिखाई देती हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप में आरबीसीज कैसे दिखाई देती हैं प्रैक्टिकल करके हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, चलो तो हमें पेशेंट को बुलाते हैं एक। अब इस एक ड्रॉप ब्लड को हम लोग थोड़ा सा इसमें नॉर्मल सलाइन ऐड करेंगे, और नॉर्मल सलाइन ऐड करने के बाद हम लोग उसको माइक्रोस्कोप पे देखेंगे कैसे दिखाई देता है हमको ये ब्लड। अब देखो माइक्रोस्कोप यूज कैसे करते हैं अपनी लैब में। मैं ब्लड को एक ड्रॉप कवर स्लिप से इसको कवर कर देता हूँ जिससे कि ब्लड सूखे ना। एक ड्रॉप कवर स्लिप से कर दे रहा हूँ कवर। अब देखो हम माइक्रोस्कोप में कोई चीज को कैसे देख पाते हैं, वो कैसे पता चलता है कि माइक्रोस्कोप में जो है वो चीजें दिखेंगी। तो माइक्रोस्कोप में कोई भी चीज देखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पे स्टेज के साथ क्लिप्स लगी हुई होती है, इन क्लिप्स को हम लोग निकालते हैं और इसमें हम लोग स्लाइड को रखते हैं जिस स्लाइड में हमको स्पेसिमेन को देखना है। अभी हम लोगों के पास में क्या है, एक ड्रॉप ब्लड है जिसमें कि हमको आरबीसी दिखेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमको लाइट चालू करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा जो है लाइट चालू हो जाएगी। लाइट चालू होने के बाद कंडेंसर लेंस उस लाइट को कंडेंस करके हमारे डायफ्राम में भेजेगा। अभी डायफ्राम रहेगा, हमको डायफ्राम हम ओपन और क्लोज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, ये कितनी हमको लाइट स्टेज में चाहिए है। ठीक है, अगर मैं 10x में देखूंगा तो डायफ्राम को थोड़ा सा क्लोज करके देखूंगा मैं, जिससे कि लाइट कम आए, क्योंकि 10x में हमारी लाइट जो है बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। डायफ्राम को थोड़ा सा क्लोज करके मैं माइक्रोस्कोप में देखूंगा। ठीक है, तो 10x में कैसे सेल्स दिखाई देती है। अब क्या हो रहा है कि लाइट हमारे पास यहाँ से आ रही है, डायफ्राम में आ रही है, डायफ्राम से हमारे पास स्पेसिमेन में आ रही है, स्पेसिमेन मतलब हमारे पास स्लाइड में आ रही है, स्लाइड मतलब हमारे पास आरबीसी में आ रही है। जब लाइट आरबीसी में आती है तो आरबीसी से निकल करके लाइट जो है हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस में जाती है। अब ऑब्जेक्टिव लेंस से हमारी लाइट ट्रेवल करते हुए यहाँ पर एक प्रिज्म लगा हुआ होता है, प्रिज्म में लाइट जाती है, प्रिज्म रिफ्लेक्ट करता है लाइट को हमारे आईपीस लेंस में, और आईपीस लेंस से हम जब आंख से हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो फिर हमको वो इमेज दिखाई देती है। तो अभी मैं 10x पे सेल्स को दिख रहा हूँ कैसे दिखाई देती है, आप लोग को भी दिखा रहा हूँ कैसे दिखाई दे रही है, इसको फोकस करके। तो अभी हमारे पास 10x में सेल्स दिख रही है, कैसे दिख रही है आप लोग देख सकते हैं। टेनेक्स पे हम लोगों ने सेल्स को देख लिया। अब हम लोग देखते हैं 40x में कैसे सेल्स दिखाई दे रही हैं। तो 40x हम लोग लेंस लगाते हैं, यहाँ पे चेंज करते हैं रिवॉल्व करके। अब 40x पे हम लोग सेल्स को देखते हैं कैसे सेल्स दिखाई दे रही हैं आरबीसीज। ठीक है, 40x में सेट हो गया है। अब 40x में आप लोग देख सकते हैं कैसी हमारी सेल्स दिखाई दे रही हैं आरबीसीज। तो इस तरीके से हम लोग माइक्रोस्कोप में सेल्स को देखते हैं, आरबीसीज को देखते हैं। अब यही हम लोग स्पेसिमेन को अगर कलर करते, लीस्टमैन स्टैंड करते, तो माइक्रोस्कोप में हमको डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज और प्लेटलेट में डिफरेंस आसानी से पता चल जाता। कलर अलग अलग होते हैं, छोटी वाली साइज अलग अलग होती है। वही हम लोग अगर कोई स्पेसिमेन लें जो कि हमारे कल्चर कॉलोनी का हो सकता है, तो इसी तरीके से हम लोग माइक्रोस्कोप में फोकस करके उसमें हम लोग ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एफबी बैक्टीरिया या फिर पैरासाइट, यूरिन की माइक्रोस्कोपी, सब तरीके से हम लोग माइक्रोस्कोपी जो है इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो हमारी क्लास हुई आज की।